पिछले कुछ वीडियोस में आपने जाना कि क्यों इम्पॉसिबल है ईपीएफओ के लिए पेंशन को बढ़ाना। आज मैं बात करूंगा कि क्या सरकार इसे मदद करके आपके पेंशन को 1000 से 7500 या 1000 से 2000 या 1000 से 3000 कर सकती है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। आप मेरे बहुत सारे पेंशनर के वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने रियल और प्रैक्टिकल जानकारी बताई है। आपको मैं वापस से लेके आता हूं आज की रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर में जैसा आपने देखा है कि कैसे सरकार को मदद करनी पड़ती है ईपीएफओ की 900 करोड़ 900 करोड़ 900 करोड़ 926 करोड़ 970 करोड़ के करीब ईपीएफओ ने मदद ली है साल 22-23 के अंदर में। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये कर रहे हैं, मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये तक लेके आ रहे हैं, तो सरकार से मदद चाहिए हमें 900 करोड़ की। अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पे हम सिर्फ इसको दुगना कर देते हैं, 1000 की जगह 2000 कर देते हैं और एक नॉर्मल फार्मूला मानते हैं कि भाई 1000 रुपये अगर हम कर रहे हैं तो हमें 970 करोड़ देना पड़ रहा है। अगर इसकी जगह हम दुगना करेंगे तो हमें जो है 1800 करोड़ देना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि क्या सरकार ईपीएफओ को 1800 करोड़ रुपए देने की स्थिति में है या नहीं है। इसके लिए वापस से मैं आऊँगा एनुअल रिपोर्ट में। ये लेबर ऑफ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में आपको समझना क्या है, पैसा किसके पास होता है। पैसा होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, यहाँ पे एक बजट बनता है। बजट मतलब सरकार का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। इस बजट के अंदर में बनाने वाली संस्था जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा देती है कि भाई जो मान लो कि किसान वाले हैं तो किसान के लिए इतने 1000 करोड़ दिए गए, शिक्षा विभाग है तो उसको इतने 1000 करोड़ दिए गए, और जो है सिंचाई विभाग है इतने 1000 करोड़ दिए गए, मछली पालन है इतने 1000 करोड़ दिए गए। तो इसी तरह से जब फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग विभागों को पैसा अलॉट करती है तो इसी तरह से लेबर मिनिस्ट्री को भी पैसा अलॉट किया जाता है। और लेबर मिनिस्ट्री को जब अलॉट किया जा रहा है तो आप ये समझिए कि यहाँ ईपीएफओ के अलावा भी बहुत सारी मिनिस्ट्री है जहाँ पे उन्हें योगदान देना पड़ता है। जैसे कि ईपीएफओ, ईएसआईसी और भी अलग संस्थाएं हैं जिसमें मान ले कि लेबर के और भी बहुत सारे कानून हैं जिस कानूनों के अंदर में ईपीएफओ को अपने तरफ से पैसा देना पड़ता है। ये लेबर मिनिस्ट्री को अपनी तरफ से उन्हें योगदान देना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में सिर्फ ईपीएफओ नहीं है जिन्हें उन्हें पैसा देना पड़ता है, उनके पास और भी बहुत सारे विभाग हैं जहां पे उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं कि 2025-26 के अंदर में ईपीएफओ को, लेबर ऑफ मिनिस्ट्री को, यहाँ ईपीएफओ और लेबर मिनिस्ट्री में मैं थोड़े कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि रेगुलर हमें ईपीएफओ बोलने की आदत है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बजट बना, बजट के अंदर 2025 का जो बजट बना उसके अंदर में लेबर मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया। जब यहाँ पे हमने देखा कि 900 करोड़ रुपए का ईपीएफओ को घाटा हो रहा है 960 करोड़ में, तो अब अगर मान लीजिए कि इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ा के हमें मिनिमम पेंशन 2000 करनी है या मिनिमम पेंशन 3000 करनी है, तो 2 करनी होगी तो 2 से गुणा कर दो, 3 करनी होगी तो 3 से गुणा कर दो। तो अगर हमें इतना फंड चाहिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो लेबर मिनिस्ट्री को देती है पैसा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितने पैसे दिए गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कितने पैसे दिए गए हैं, लेबर मिनिस्ट्री को कितने 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कंटिन्यूइंग द गवर्नमेंट फोर्स फोकस ऑन लेबर। सरकार का फोकस लेबर्स के बारे में है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में है। इसलिए यूनियन बजट के अंदर में एलोकेट किया गया 32,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, द हाईएस्ट एवर एंड ऑलमोस्ट 80% हायर देन लास्ट ईयर रिवाइज एस्टिमेट। तो आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेबर मिनिस्ट्री को 32,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आप लोगों को अभी कितने करोड़ रुपए का योगदान मिलता है? ईपीएफओ को 960 करोड़ का अमाउंट मिलता है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसा जो दिया है लेबर मिनिस्ट्री को, अगर वो चाहे तो आप लोगों की पेंशन बढ़ा सकती है। आप लोगों की पेंशन 2000 करना, आप लोगों की पेंशन 3000 करना, आप लोगों की पेंशन 4000 करना, या आप लोगों की पेंशन मान लिया कि 7500 करना, ये सब कुछ पॉसिबल है। ये पॉसिबल है क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री ने जो है 32,000 करोड़ का फंड इकट्ठा किया है।
इस बजट के अंदर में 2025 बजट के अंदर में 32,000 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये जो दायित्व बनता है ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का है कि वो उस फंड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी आपको, जैसा मैंने कहा कि ये 32,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक ईपीएफओ के लिए नहीं है। इसको जो है इन्हें पूरे साल में अलग अलग विभागों में खर्च करना है, और इन विभागों में जो खर्च करना है उसके अंदर में इन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बना के रखी है, जिसके अंदर में इनका मानना है कि ज़्यादातर फंड उसी के अंदर खर्च हो जाएगा। ये भी ईपीएफओ के पास ही आना है फंड। और यहाँ आप देखेंगे हिस्टोरिकल बजट विच इज़ हायर देन एवर, ऑलमोस्ट 80% हायर देन द लास्ट ईयर रिवाइज एस्टिमेट। आवर फोकस फाइनली न्यू अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ELI for the budgetary allocation double from 10,000 crore to 20,000. Allocation under employee pension has been increased from 300 crore by 300 crore under the PM Shram Yojana Mandhan Yojana by 37% कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे ईपीएफओ के ने ये जो लेबर मिनिस्ट्री है इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हिंदी में भी समझ आए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 32,000 करोड़ रुपए है, इस 32,000 करोड़ में से हमें जो है इसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है ELI स्कीम में जाएगा। ठीक है, ELI स्कीम में जाएगा। और यहाँ पे कर्मचारी पेंशन योजना जो अब आप बात कर रहे हैं ईपीएस योजना की बात कर रहे हैं, इस ईपीएस योजना में कहा गया है कि आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ का फंड दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ईपीएफओ के लिए जो पेंशन के लिए जो फंड दिया गया है वो 300 करोड़ का दिया गया है। जो पिछला जो हमने कुछ वर्किंग देखी है वो हमने देखी है कि 960 करोड़ का हमें जो है 960 करोड़ यहाँ पे जो समझ में आया है, यहाँ कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए। तो यहाँ ये क्लियर नहीं है कि 300 करोड़ टोटल धनराशि है या फिर बढ़त करके दिया गया है 300 करोड़ ईपीएस के लिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कट लिखी नहीं हुई है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो मान के चलिए कि ईपीएफओ के अंदर में अगर आपको पेंशन बढ़ना है तो आपके लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो फंड दिया है उस फंड में से जो अगर कुछ फंड ऐसा है जो खास तौर पे ईपीएस के लिए दिया गया हो तो उसी फंड में से आप लोगों की पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। अब ये बढ़ाने का मुझे पूरा उम्मीद है कि ये हमें 2025 में बढ़ने को दिख सकता है। 2025 में हमने बहुत सारे ईपीएफओ के अंदर बदलाव देखे हैं और पिछले बार से जो मिनिस्टर हैं वो भी इस बार बेहतर हैं। पिछले बार के मिनिस्टर्स को मैं आपको दिखा दूं, उनकी शक्ल दिखा दूं, जो फाइनेंस में ये जो बने थे लेबर मिनिस्टर जो बने थे वो आप देख सकते हैं। ये कब आए कब गए कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पे जो है इन्होंने मतलब मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ भी ऐसा कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया जिससे ईपीएफओ के अंदर कुछ बदलाव हो। जैसा जो सिस्टम चल रहा था वैसा ही चलता रहा। बहुत दिनों तक ये रहे जो ये हैं संतोष गंगवार जी रहे बहुत सालों तक। और उसके बाद में जो हैं वो जो मैंने अभी आपको दिखाया फेस वो बन गए मिनिस्टर। तो ये दो मिनिस्टर अभी तक बने हैं मेरे जानकारी में। और इसके बाद जो अभी जो वर्तमान में बने हुए हैं, वर्तमान में जो बने हैं वो मुझे बाकी इन दोनों से बेहतर लगते हैं, बाकी दोनों से थोड़े ज़्यादा सेंसिबल लगते हैं। क्योंकि इन्होंने जो है बहुत बार ये जो बहुत सारे ईपीएफओ के अंदर जो सुधार आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि इन्होंने उसका बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया है। जो सही अधिकारी को लाना होता है वो भी इन्हीं के उसमें रहता है। मैं तो कहूँगा ये जो अधिकारी पहले बनाए गए हैं वो अधिकारी भी जाने कौन से दुनिया के थे कि उन्होंने जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलने दिया। लेकिन अभी जो ईपीएफओ में जो नए अधिकारी आए हैं मेरी पूरी बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हैं कि वो आपके बातों को, वो आपके जो पेंशनर हैं उनकी डिमांड्स को समझते हैं। और ये एक इनकम टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर रहे जिन्होंने इनकम टैक्स के अंदर में
बहुत अच्छे सुधार और बहुत अच्छे बदलाव किए। जो यहाँ पे आज इनकम टैक्स का जितना सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे ऑनलाइन सारी आईटीआर प्रोसेस होती है, वो इन्होंने ही सिस्टम बनाने में इनका ही मेन योगदान था। और अभी आप देखेंगे तो ईपीएफओ के अंदर भी ये बदलाव ला रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि ये थोड़े ज़्यादा मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। साथ में ही जो मिनिस्टर हैं उनकी भी मैं तारीफ़ करूंगा कि उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे ड्रास्टिक बदलाव हो रहे हैं ईपीएफओ के अंदर में। साथ में ही जो लेबर सेक्रेटरी हैं जो हैं उनका भी मैं बहुत मेरे को लग रहा है कि वो भी इस बार जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छे चीज़ें इनिशिएट कर रही हैं। तो सारी सब कुछ मिलके मुझे ये लग रहा है कि ईपीएफओ की इस बार जो टीम है, ईपीएफओ की टीम इस बार आपको ज़रूर निराश नहीं करेगी। इस साल आपका ज़रूर से पेंशन बढ़ेगी। जो भी योगदान है ईपीएफओ के अंदर में पेंशनर के लिए जो योगदान है वो बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए और फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिया जा सकता है। यहाँ पे जो आपने देखा है कि हमें कितने हमें आज के दिन में जो हमें डेफिसिट पड़ रहा है, आज के दिन में जो हमें कमी पड़ रही है मिनिमम पेंशन देने में, उस पेंशन को पूरा करने में अभी 960 करोड़ रुपए है। अब जो फंड दिया गया है पेंशनर के लिए, वो यहाँ पे लिखा गया है कि 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब ये 300 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए हैं या फिर 300 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं पेंशनर के लिए, ये पता नहीं है। हैज़ बिन इंक्रीज बाय 300 करोड़। तो यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, इसका मतलब है कि जो पहले ईपीएस के लिए पेंशन के लिए पैसा दिया गया था उसमें प्लस 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा मेरे को संकेत लग रहा है, जहां मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा आपको मैं दिखा चुका हूं कि भाई पहले ही वो 900 करोड़ का योगदान दे रहे हैं, तब जाके 1000 करोड़ बन रहा है। तो 7500 रुपये तो मेरे को नहीं लगता है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ 7500 की जगह आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपये या 15-15 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। भाई बुढ़ापे में खर्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो सारी फैक्ट हैं, वो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बता दिए हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आप लोग पिछले 5 सालों से 7 सालों से इस तरह की ईपीएस 95 की खबरें सुन रहे हैं। क्या आपने आज तक इस तरह की कोई वीडियो देखी है जहां पे कोई आंकड़ा देखकर, कोई बजट देखकर, कोई फाइनेंस रिपोर्ट देखकर आपको कोई भी कुछ बता रहा हो? नेताओं की तो छोड़ ही दो, क्या आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने बताया? नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उससे उनके व्यूज़ नहीं आते हैं। व्यूज़ तब आते हैं जब आपको फर्जी जानकारियाँ दी जाती हैं कि 7500 अब बस बढ़ने वाले हैं, अगले महीने बढ़ने वाले हैं, ये बजट आने वाला है, ये इलेक्शन आने वाला है, ये वाली मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के बाद में बढ़ जाएंगे, इस मीटिंग में बड़ी घोषणा हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके जो है भावनाओं से खेला जाता है, आपका जो है फ़ायदा उठाया जाता है फर्जी वीडियोस और फर्जी जानकारी फैला के। और यहाँ पे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वापस से कि आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। देखिए 60,000 लोगों ने देखा, सिर्फ 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। 50,000 लोगों ने देखा, सिर्फ 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो आप मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस मुझे जो आप दे सकते हैं वो है एक अच्छा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये चैनल बड़ा हो सके, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।